नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम बाल गोविंद भगत कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि झारखंड फील्ड वर्कर यानी कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो जेएसएससी के द्वारा निकाला गया फॉर्म है, उसके पेपर 2 वैसे विद्यार्थी जो पेपर 2 में हिंदी रखे हैं उनका एक कहानी है, जो क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के दूसरे नंबर में है। बाल गोविंद भगत, जिसको लिखे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आज हम इस अध्याय को, इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो झारखंड फील्ड वर्कर का फॉर्म भरे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थियों को आप जानते हैं, तो कृपया ये चैनल उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे झारखंड फील्ड वर्कर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट पूरा करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वैसे छात्र जो पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये चैनल को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बाल गोविंद भगत, जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। तो किसी भी कहानी को या कविता को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय को पढ़ लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में जानते हैं, तत्पश्चात हम बाल गोविंद भगत कहानी को पढ़ेंगे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाई और संघर्षों में बीता। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो वर्तमान के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले जो है ना, मुजफ्फरपुर जिला का एक छोटा सा गांव है बेनीपुर। वहाँ पे उनका जन्म 1899 में हुआ और बचपन में ही इनके माता पिता दोनों का निधन हो गया था, जिन कारण से इनका जो जीवन का आरंभिक वर्ष था वो बहुत अभाव और कठिनाई, संघर्ष से बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान यानी कि मृत्यु सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। जब ये 15 वर्ष के थे, वही टाइम से इनका जो रचना था, चाहे वो कहानी हो या कविता हो, वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादन मतलब एडिटर, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये सब का नाम याद रखिएगा,
क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा इससे। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य वेणीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। वो जो अभी तक जितना भी लिखे हैं, कंप्लीट साहित्य का जो संकलन हम कहेंगे, वो वेणीपुरी रचनावली के नाम से प्रकाशित है, जो कुल मिला के 8 खंडों में प्रकाशित है, यानी कि 8 भागों में। ठीक है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। कौन कौन से हैं? तो पतितों के देश में ये उपन्यास है, चिता के फूल ये कहानी है, अम्बपाली ये नाटक है, माटी की मूर्तें ये चित्र रेखा है, पैरों में पंख बांधकर ये क्या है? यात्रा वृतांत। उसके बाद क्या है? जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण आदि, ये सब उनके रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगान रूप व्याख्या है। इसमें क्या है, आपको पता होगा कि ये जब 10th पास किए वही टाइम से ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं इनके मन में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति संवेदना होगी, तभी ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े। और इनकी रचनाओं में भी ये सब बहुत अच्छे से परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ये याद रखिएगा, कलम का जादूगर किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी ये सवाल बन सकता है। हम लोग हर एक छोटे छोटे बात को भी ध्यान में रख के चलेंगे, ताकि जो भी हमारा क्वेश्चंस आएंगे ये पेपर 2 में, उसमें 100 में 100 मार्क्स हम लोग लाएंगे। चलिए, तो बाल गोविंद भगत ये एक रेखा चित्र है। इनके बारे में, कहानी के बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में जान लेते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है ना। ये कह सकते हैं कि एक आम इंसान से हटकर एक मनुष्य कैसा होना चाहिए उसके बारे में ये बताते हैं। वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। लेखक सन्यासी किसे कहते हैं, किसे मान रहे हैं? कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। अर्थात यदि कोई साधु का वेश धारण करता हो और बाहरी अनुष्ठान करता हो, अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ, दिखावा करता हो, तो वो लेखक के अनुसार सन्यासी नहीं है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार से होता है, यानी कि आप अपने जीवन में दूसरों के प्रति आपके अंदर प्रेम है कि नहीं, समाज के लिए आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं, वो असली साधु कह सकते हैं या सन्यासी मानते हैं उनको। तो बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, क्योंकि बाल गोविंद भगत क्या थे? वो मानवीय सरोकार, मानवीय करुणा का एक दिव्य रूप थे वो। इस चित्र रेखा की एक विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से हम लोग क्या देखेंगे? तो एक ग्रामीण जीवन को देखेंगे, ग्रामीण जीवन में कि गांव के जीवन को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का कहानी, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत।
बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, यानी कि बहुत लंबे नहीं थे वो, मंझोले कद के थे, छोटे भी नहीं थे, बीच बीच वाले थे और गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर ही होंगे, यानी कि उनका एज जो था वो 60 साल से ऊपर ही होगा। बाल पक गए थे, दाढ़ी लंबी और जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगाया किया रहता है। यानी कि वो लंबी दाढ़ी जटा जो होता है ना साधु लोग का, वो नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनके चेहरे पे सफेद बाल यानी कि सफेद दाढ़ी जगमग किए रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की किसी कनपटी टोपी। कबीरपंथी आपको पता है ना, कबीर जो पहना करते थे, एक टोपी होता था जिससे कान भी ढका होता था। कमर में यहाँ तक हो गया। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं, जब जाड़ा के टाइम आता था तो काला कलर का एक कम्बल ओढ़े हुए रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, है ना। रामानंदी तिलक जानते हैं ना, लंबा सा जो होता है वो। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, है ना, तुलसी माला। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे इस टाइप का, यानी कि कोई कम कपड़ा पहनता है, कबीरपंथी टोपी लगाता है, तुलसी माला पहनता है, रामानंदी तिलक लगाता है, तो इससे यह साबित नहीं होता, यानी कि ये लेखक कह रहा है कि इसका यह मतलब नहीं है कि वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो साधु क्या होता है, जो घर को त्याग कर देता है, लेकिन वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। गृहिणी यानी कि पत्नी, ठीक है, लेकिन गृहिणी को लेखक नहीं देखा था, परंतु उनके बेटे और पतोहू मतलब बेटी की वाइफ को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते थे, गृहस्थ थे, परंतु बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में वह खरे उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों वो गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इन नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि वे कि लोगों को कौतूहल होता, यानी कि अजीब सा लगता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब यानी कि कबीर। कबीर कौन थे? वही कबीर जिनके दोहे को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। ये तो कबीर को वो साहब मानते थे, यानी कि कहते हैं कि सारा चीज साहब का है ना। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो
उसके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब, है ना। इनके घर से 4 कोस दूर में एक कबीरपंथी मठ था। मठ बोले तो एक मंदिर की तरह, है ना। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी कि खेत में जितना भी धान चावल उपजता है सारा जाके मठ में दे देते थे और मठ से उनको जो प्रसाद के रूप में प्राप्त होता था उसी से ही अपना गुजर बसर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुक्त था। उनके मधुर गान पर जो उनके गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, है ना। ये जो एक साधु की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे उनको देखकर लेखक एकदम मंत्र मुक्त हो जाता, है ना। यानी कि उसका फैन हो गया था वो, कुछ ऐसा समझिए। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। कबीर का जो भी पद हम आपको सुनाए, है ना। जैसे कि एक है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाए। यानी कि ये कबीर का ही एक दोहा है। इसमें कहा गया है कि निंदक अर्थात जो आपकी निंदा करता है उसको कहिए कि मेरे घर के आंगन में ही एक कुटिया बना के रहो भाई तुम। क्यों? क्योंकि निंदक जो होता है, जो आपका बुराई करता है, वो आपकी बुराइयों को खोद खोद के निकालेगा और आप उसे सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। कितने दूरदर्शी थे कबीर साहब। तो उन्हीं के पद को पढ़ के या पद को वो सुनाते थे, गाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ सावन के बाद जो माह आता है आषाढ़, है ना। इस टाइम आमतौर पर बरसात का दिन होता है। तो सावन की रिमझिम है, यानी कि आषाढ़ में पानी बरस रहा है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलवा लेकर मेड़ पर बैठी है। कलवा मतलब क्या होता है? दोपहर का खाना, है ना। किसान जब खेत में जाते हैं तो आमतौर पर उनकी औरतें, उनकी गृहिणियाँ, उनकी पत्नियाँ या घर की कोई भी सदस्य कलवा लेकर के, यानी कि दोपहर का खाना लेकर के जाते हैं। ठीक है। आसमान बादल से घिरा है। धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कान में एक स्वर तरंग झंकार से उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ से लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? तो खेत में रोपनी कर रहे हैं। उंगलियों से पकड़ पकड़ के एक एक पौधा को धान का खेतों में बिठा रहे हैं पंक्तिबद्ध तरीके से, एक लाइन में। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। वाह! बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाली की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? बाल गोविंद जब रोपनी करते हुए
कबीर की पंक्तियों को दोहराते हैं, गाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कोई पूरे वातावरण में मिठास घोल रहा हो। तो लेखक यही कहता है कि यह संगीत है, यह जादू। इसके बाद है भादों की वह अंधेरी अधरतिया, यानी कि आषाढ़ के बाद सावन, ये नहीं, भादो माह का नाम है, ठीक है। उसकी अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधा रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली के झंकार और दादुरों की टरटर बाल गोविंद के संगीत में अपना कोलाहल में डूबो नहीं सकती, है ना। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने भले कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, दादुर कौन है, तो ये एक मेढक का नाम है ना। टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहलों में डुबो नहीं सकती, यानी कि इतना मधुर संगीत है कि मेढक जो है सो टरटर कर रहा है, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत गा रहे हैं अपने मधुर आवाज में। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। खंजड़ी समझ में आता है ना, एक बजाने का वाद्य यंत्र है। गोदी में पिवा चमक उठे सखिया, चिहू ना उठे ना। हाँ, पिवा तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठी है, चिहुक उठी है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाले बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कातिल आया नहीं कि बाल गोविंद, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती है। प्रभातियां मतलब सुबह सुबह गाने वाला कह सकते हैं। यह इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर एक नदी है जहां बाल गोविंद भगत स्नान के लिए जाते। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपना गाने टेरने लगते, यानी कि गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अभी आसमान के तारे में के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि आसमान में तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग रही थी, जिनकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी कि अब पूरब की ओर लोही, यानी कि कुछ लाल सा दिखाई दे रहा था, है ना। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्द का तांता लगा था, यानी कि लाइन, ठीक है। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो गए, इतने
सुरूर में आ जाते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कांप रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी सांझा सांझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडलियों उसे दोहराती। मतलब एक पद बाल गोविंद भगत कहते, इसके बाद वही लाइन या उसके आगे का लाइन उनके जो प्रेम मंडली थे, यानी कि गाने का जो मंडली था, होता है ना गाँव में कि गाना बजाना चलते रहता है, भजन कीर्तन, है ना, कुछ उसी प्रकार से। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उसके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। नृत्यशील मतलब नाचने को मन कर रहा है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, भरा हुआ है पूरा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। एक लौता बेटा था वह। कुछ सुस्त और बोधा सा था, मतलब थोड़ा स्लो था वो, उसका दिमाग थोड़ा कम था और बोधा सा था। बोधा मतलब है बुड़बक टाइप का। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई गई थी। पतोहू बड़े ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने, यानी कि पूरा घर का बोझ अकेले उठाती थी उसकी पतोहू। ठीक है। उसका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। सिरहाने मतलब माथे के पास, ठीक है। चिराग मतलब दिया। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते जा रहे हैं। वह पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद कौन है या कौन बात। क्या कह रहा है बाल गोविंद भगत? वो आत्मा और परमात्मा का बात कर रहे हैं। अर्थात शरीर जो है, हमारा जो बॉडी है, वो तो नश्वर है, वो तो एक ना एक दिन खत्म होने को है। हम जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से हमारा शरीर खत्म ही हो रहा है। वो
हम कहते हैं कि हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो बड़े हो गए हैं, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि हम बड़े नहीं हो रहे हैं। हमारा जीवन जो है सो समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कहा जाता है कि शरीर में आत्मा का वास होता है। जो जीवन कहते हैं हम, शरीर हमारा जीवित है। जीवित होने से तात्पर्य यह है कि हम सांस ले रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जीवन अचानक से शिथिल पड़ जाता है, सारा ऊर्जा खत्म हो जाता है। उस समय कहते हैं कि आत्मा जो है सो शरीर से बाहर निकल गई है, आत्मा जो है सो परमात्मा से जाके मिल गई है, ऐसा हम कहते हैं। तो फाइनली ये कहा जाता है कि परमात्मा से ही आत्मा आता है शरीर में, और अंततः जब इंसान की या किसी भी जीव की मृत्यु होती है तब वह आत्मा फिर जाके परमात्मा से अपने घर को चले जाते हैं, है ना। एक बड़ा अच्छा सा भजन है इसमें, चदरिया झीनी रे झीनी, आप कभी सुनिएगा। ये बड़ा मार्मिक भजन है। ये कबीरदास के द्वारा ही लिखा गया है शायद, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ टेक्सचर उन्हीं का है इसमें। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा है मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल ही नहीं किया। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इधर ही घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। उसकी पतोहू भी बहुत अच्छी थी। वो कह रही थी कि इस बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा? कभी बीमार पड़े तो आपके लिए चुल्लू भर पानी कौन देगा? परंतु बाल गोविंद भगत का जो निर्णय था वो अटल था। उन्होंने कहा कि तू चली जा, वरना मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। मतलब उनके लिए गंगा स्नान कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात क्या थी कि वहाँ संत समागम होता था। संत समागम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे संत मिलके जब मिलते हैं, है ना, तो उसको संत समागम कहते हैं। और लोक दर्शन यानी कि संतों का जब मिलन होगा तो लोक परलोक की बातें होंगी, है ना। तो वो पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को
संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। क्या बात है। इस बार लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे, यानी कि उनका कह सकते हैं दिन जो है सो कम होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा माने कि धागा, ठीक है। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। बाल गोविंद भगत आत्मा जो है सो परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है, और उनका पंजन यानी कि शरीर, स्थूल शरीर जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ है। तो ये था कहानी बाल गोविंद भगत। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसके प्रश्नाभ्यास को भी देख सकते हैं। बाकी इस कहानी से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे को हम लोग एक टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।